कभी सोचा है कि अगर एक दिन दुनिया इतनी ठंडी हो जाए कि सांस लेना भी दर्द कर दे, अगर बाहर निकलने का मतलब हो मौत और जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद बस एक चलती हुई ट्रेन हो, एक ऐसी ट्रेन जो कभी रुकती नहीं। ट्रेन में जिंदगी कैसी होगी? स्नोपियर्सर की कहानी, इंसानियत, असमानता, भूख और उम्मीद की कहानी। साल था 2014। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की आग में झुलस रही थी। 79 देशों ने मिलकर CW7 नाम का केमिकल सैटेलाइट छोड़ा, सोचकर कि ये धरती का तापमान कम कर देगा, मगर मिशन फेल हो गया। तापमान कम नहीं, बहुत नीचे चला गया। धरती जम गई। महासागर, शहर, जंगल, जानवर सब बर्फ के नीचे, और जो बचे उन्हें एक ट्रेन में चढ़ा दिया गया। स्नोपियर्सर, एक ऐसी ट्रेन जो 24 घंटे चलती रहती है और धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में उसे 1 साल लगता है। इस ट्रेन का मालिक और मेकर विल्फर्ड, उसकी इंजीनियरिंग, उसका सप्लाई सिस्टम, उसका इंजन, सब कुछ परफेक्ट। ट्रेन में बिजली है, पानी है, खाने के इंतजाम है, यहाँ तक कि स्कूल, खेती, मछलियाँ, पार्टी, हर चीज। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ लोगों के लिए। ट्रेन 3 हिस्सों में बंटी है। सबसे आगे फर्स्ट क्लास, अमीर, रसूखदार, वो लोग जिन्हें 5 स्टार जिंदगी चाहिए, बढ़िया खाना, आजादी, ऐशो आराम। बीच में इकोनॉमी, सुविधाएं हैं पर कम, जी सकते हैं पर राज नहीं कर सकते। सबसे पीछे थर्ड क्लास, गरीब, बेसहारा, जिनको ट्रेन में जबरदस्ती चढ़ाया गया, जिन्हें नहाने को पानी नहीं, खिड़की से बाहर तक देखने का हक नहीं। इन्हें सिर्फ एक चीज दी जाती, प्रोटीन बार। वही बार जो पिछले 17 सालों से उनकी जीवित रहने का एकमात्र सहारा है। सोचिए, 17 साल तक एक ही स्वाद, एक ही चीज। हर रोज लाइन में लगकर गार्ड आए, गिनती करें, एक एक बार थमाए और वापस चले जाएं। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत की सजा मौत हो सकती है। एक दिन गार्ड आते हैं। उन्हें आगे के डिब्बों के लिए एक वायलिनिस्ट चाहिए। एक बुजुर्ग दंपत्ति सामने आते हैं, दोनों वायलिन बजाते हैं, पर गार्ड कहते हैं एक ही जाएगा। बूढ़ा अपनी पत्नी के बिना जाने से मना करता है। गार्ड उसकी पत्नी का हाथ तोड़ देते हैं और बूढ़े को घसीट कर ले जाते हैं। पीछे डिब्बे में खामोशी फैल जाती है, दर्द की, गुस्से की और बगावत की। यहीं हम मिलते हैं कर्टिस से। वह थर्ड क्लास में रहता है। सब उसे लीडर मानते हैं, पर वो खुद को लीडर नहीं मानना चाहता। उसके साथ है एडगर, उसका छोटा भाई जैसा दोस्त, और पीछे की कम्युनिटी का सबसे बुजुर्ग, समझदार शख्स गिलियम, जिसे कर्टिस अपना लीडर मानता है। एक दिन तानिया नाम की औरत कर्टिस को बताती है कि उसके बेटे के प्रोटीन बार में कुछ है। कर्टिस बच्चे से बार लेता है, उसे निकालता है। अंदर एक छोटा कैप्सूल जिसमें छुपा है मैसेज। ये मैसेज पीछे वालों को आगे के डिब्बों से कोई भेजता रहता है। इस बार लिखा है नामगुंग, वही आदमी जिसने ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, लेकिन अभी वो जेल सेक्शन में फंसा है। प्लान साफ है, नामगुंग को छुड़ाओ और उसकी मदद से दरवाजे खोलते हुए इंजन तक पहुंच जाओ। रात को गार्ड एक लेडी के साथ फिर आते हैं, इस बार बच्चों की हाइट नापने के लिए। जो फिट लगे उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। एक पिता अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। हंगामा होता है। पिता गुस्से में आकर अपना जूता गार्ड के साथ आई उस औरत को मार देता है, पर वो औरत बिना कुछ कहे चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिनिस्टर मेसन आती है। वो इस ट्रेन की CEO थी। वो थर्ड क्लास के सामने जूता उठाती है और कहती है, जिस तरह से जूते की जगह पैर पर होती है और टोपी की जगह सर पर, वैसे ही तुम लोग भी इस जूते की तरह हो। तुम्हारी जगह पीछे है, अपनी औकात याद रखो। फिर उस पिता को सजा दी जाती है जिसने जूता फेंक कर मारा था। उस पिता का हाथ ट्रेन से बाहर बर्फ में 7 मिनट तक रखा जाता है। बाहर ठंड इतने ज्यादा थी कि हाथ जम जाता है। फिर हथौड़े से हाथ को तोड़ दिया जाता है। हर चेहरा डर से पत्थर बन चुका था, लेकिन उस डर के नीचे अब आग लग चुकी है। विद्रोह की शुरुआत वहीं से होती है। कर्टिस को शक होता है कि शायद उनके पास गोलियां नहीं है। वह परखने के लिए एक चाल चलता है। वह सीधा एक गार्ड के सामने जाता है, उसकी बंदूक अपनी ही ओर मोड़ देता है और ट्रिगर दबा देता है, और सचमुच बंदूक खाली निकलती है। बस यहीं उनकी हिम्मत दोगुनी हो जाती है। फिर भिड़ंत शुरू होती है। हाथों में जो मिलता है लाठी, लोहे के टुकड़े, उन्हीं से लड़ाई। खून बहता है, चीखें गूंजती हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। आखिरकार वे जेल सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। वहां एक अजीब नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है। कैदी छोटे छोटे बक्सों में जमे हुए, जैसे बर्फ में कैद जिंदगियां। इन्हीं में नामगुंग और उसकी बेटी योना भी है। दोनों क्रोनल नाम की खतरनाक ड्रग के आदी। नामगुंग सौदा रखता है। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे 2 क्रोनल चाहिए।
कर्टिस मान जाता है क्योंकि उसके लिए अब सबसे बड़ा मकसद है किसी भी तरह इंजन तक पहुंचना। दरवाजा खुलता है, अगले हिस्से से सीधी धूप अंदर गिरती है। पीछे खड़े लोगों के चेहरों पर पहली बार रोशनी पड़ती है। कोई आंखें बंद कर लेता है, कोई रोने लगता है। गिलियम बाहर देखता है, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। 17 साल से वही सफेद नजारा अब तक नहीं पिघला। एक पल को उम्मीद डगमगाती है। वो लोग अगले डिब्बे में पहुंचते हैं जहां प्रोटीन बार बनाए जाते हैं। कर्टिस मशीन के अंदर झांकता है और वहीं रुक जाता है। अंदर हजारों कॉकरोच है, उन्हें पीस कर ही ये बार बनते हैं। वही बार जो पीछे के लोग पिछले 17 साल से खाते आए हैं। कर्टिस का गला सूख जाता है। सच बहुत गंदा और कड़वा है, पर यही सच है। वो समझ जाता है, मगर अभी कुछ नहीं कहता क्योंकि मिशन बड़ा है। इंजन तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। कर्टिस को उस अनजान आदमी का एक और संदेश मिलता है, वाटर मतलब पानी वाले सेक्शन पर कब्जा करो, क्योंकि पानी ही असली ताकत है। अगर पानी रोक लिया तो आगे वालों को मानना ही पड़ेगा। नामगुंग दरवाजे खोलता जाता है। इसी बीच कर्टिस योना से बातें करता है। उसे पता चलता है कि योना का जन्म इसी ट्रेन में हुआ था। उसने कभी जमीन देखी ही नहीं। कर्टिस के मन में शक उठता है, शायद योना नजूमी है, यानी वो लोग जो दीवार के पार देख या महसूस कर सकती है। तभी योना एक दरवाजा खोलने से रोकती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। दरवाजा खुल चुका है। सामने खड़े हैं खूंखार गार्ड्स और अगले ही पल उनके बीच लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होता है, ट्रेन न्यूयॉर्क बेंचमार्क ब्रिज से गुजर रही है। साल का एक चक्कर पूरा हुआ। सब हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं, लेकिन रास्ते में सामने बर्फ का विशाल टीला। ट्रेन उसे तोड़ती हुई निकलती है। इसी दौरान नामगुंग योना को बाहर दिखाता है। दूर घाटी में एक पुराना प्लेन जो पिछले साल से अब ज्यादा साफ दिख रहा है, जिसका मतलब था कि अब बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। लेकिन इसी बीच ट्रेन की सीईओ मेसन आती है। उसके शब्द जहर जैसे, तुम्हें विल्फर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने तुम्हें बचाया, और तुम पानी पर कब्जा कर ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ना चाहते हो। फिर वो आदेश देती है, पीछे वालों में से 74% गरीबों को मार दो, क्योंकि अब ट्रेन एक टनल में से गुजरने वाली होती है। गार्ड्स के पास नाइट विजन होता है, गरीबों के पास कुछ नहीं। गार्ड्स नाइट विजन लगाते हैं, टनल के अंधेरे में मौत बरसा देते हैं। कर्टिस चीखता है, मशाल लाओ। पीछे वाले मशालें जलाकर दौड़ते हैं। रोशनी जैसे उम्मीद बनकर लौट आती है, काटो या कट जाओ। मेसन का एक कमांडर फंस जाता है, पर मेसन उसे मरने देती है। लेकिन दूसरी तरफ मेसन का एक गार्ड एडगर को पकड़ लेता है। कर्टिस के सामने दो रास्ते थे, या तो मेसन को पकड़ लो या एडगर को बचाओ। कर्टिस मेसन की तरफ दौड़ता है क्योंकि इंजन तक जाने के लिए वो जरूरी है, और पीछे एडगर को मार दिया जाता है। आखिरकार कर्टिस मेसन को पकड़ लेता है। अब ये गरीब लोग मेसन को बंदी बना लेते हैं और टॉर्चर करते हैं। फिर वो लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, कहाँ है वो? मेसन बताती है, विल्फर्ड के पास, उसे बच्चे पसंद हैं। कर्टिस धमकाता है, विल्फर्ड को बुलाओ, नहीं तो पानी रोक देंगे। मेसन ठंडी आवाज़ में सच बताती है। पानी आगे इंजन सेक्शन से आता है, बर्फ को पिघलाकर। पीछे सिर्फ रिसाइकल होता है। पानी रोकने से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेसन एक डील करती है, अगर मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें इंजन तक पहुंचाऊंगी। कर्टिस मान जाता है। गिलियम और बाकी लोगों को यहीं रुकना होगा। ये फैसला होता है। रात में गिलियम कर्टिस को कहता है, जब विल्फर्ड से मिलो उसकी बातों में मत फंसना, उसकी जुबान काट देना, वो चालाक है। कर्टिस सिर हिलाता है। सुबह कर्टिस अपने 6 लोगों के ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है। मेसन को आगे रखकर पीछे वाले उम्मीद और डर के साथ देख रहे होते हैं। आगे पहुंचने पर उन्हें फार्मिंग सेक्शन मिलता है। फल, सब्जियां, हरी भरी दुनिया, जैसे किसी और ग्रह पर आ गए हों। मछलियां तैर रही होती हैं। गरीबों की आंखें भर आती हैं। वहां एक शेफ भी होता है। उन्हें पहली बार मांस खाने को मिलता है। मेसन कहती है, हम सीमित फिशिंग करते हैं ताकि ट्रेन में बैलेंस बना रहे, जैसे ही मेसन अपना खाना खाने वाली होती है। कर्टिस अचानक उसे रोकता है। अपनी जेब से उसी प्रोटीन बार को निकालकर मेसन को खाने देता है। 17 साल का स्वाद कभी चखा है। मेसन को जबरदस्ती उस बार को खाना पड़ता है। फिर वो अगले डिब्बे पर पहुंचते हैं, जहां एक स्कूल होता है, जहां अमीरों के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। टीचर उन्हें पढ़ाती है, विल्फर्ड भगवान है, उसने तुम्हें बचाया। पीछे डिब्बे वाले लोग घटिया और नाकारा है। तानिया अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाती है। क्या इन्हें देखा है? एक बच्चा कह देता है, ये लोग पीछे से आए थे, आगे चले गए। ट्रेन एक जगह से गुजरती है जहां पिछली बगावत में लोग बाहर कूद गए थे।
बाहर का तापमान उन्हें जमा देता है। उनकी बॉडीज अब भी जमी है। खामोश सबक बनकर टीचर बच्चों को दिखाती है, अगर इंजन रुका तो हम सब मर जाएंगे, ट्रेन ही हमारा घर है। तभी इधर एक आदमी अंडों से भरी टोकरी लेकर आता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, सबको अंडे बांटता है। इसी बीच वो टीचर को भी एक टोकरी देता है और खुद पानी वाले सेक्शन में बाकी गरीबों को अंडे बांटने के लिए जाता है। गरीब लोगों को लगता था कि एग और चिकन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। फिर वो अंडे बांटने वाला उन गरीबों लोगों को कहता है, ट्रेन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि खत्म हो चुकी है। इतना कहते ही वो अपनी टोकरी से मशीन गन निकालता है। लोग समझते थे कि गन में गोलियां नहीं बची और अचानक गोलियां चलती हैं। उधर टीचर भी अपनी टोकरी से गन निकालकर कर्टिस के साथियों पर फायर करती है। कर्टिस का एक और साथी गिरता है। दूसरी तरफ सीसीटीवी पर दिखता है, पानी वाले सेक्शन में गार्ड लीडर फ्रैंको ने 3rd क्लास वालों का कत्ल किया और कैमरे के सामने गिलियम को भी गोली मार दी। कर्टिस अंदर से टूट जाता है। ये उसकी दुनिया, उसके भरोसे सब पर वार था। कर्टिस मेसन को भी मार देता है। उसके लिए अब कोई माफी नहीं बची। अब वो लोग आगे के डिब्बों में पहुंचते हैं, जहां अमीरों के लिए सलून, स्पा, हॉस्पिटल और स्विमिंग पूल जैसी 5 सितारा सुविधाएं बनी हुई हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। अमीर लोग पाउडर का नशा करके बेहोश से पड़े हैं। तेज म्यूजिक चल रहा है, रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही हैं, जैसे बाहर की जानलेवा ठंड उनकी दुनिया तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे ही कर्टिस और उसके साथी अगला दरवाजा खोलने वाले होते हैं, दरवाजे पर फ्रैंको फिर धमकता है। उसकी आंखों में बदला था। गोलियां चलती है, तानिया गिर जाती है। कर्टिस का एक और साथी मारा जाता है। फ्रैंको जब योना पर निशाना साधता है, नामगुंग टूट पड़ता है, उसे रोकता है। कर्टिस मौका देखकर चाकू घोंप देता है। फ्रैंको गिरता है, पर उसकी नफरत अभी जिंदा लगती है। मरने से पहले तानिया कांपते हाथों से कर्टिस को टिम्मी की फोटो देती है और बोलती है, मेरे बेटे को ढूंढना। कर्टिस की आंखें नम है। वो सिर झुका लेता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद कर्टिस, नामगुंग और उसकी बेटी योना अगले सेक्शन में जाते हैं, जहां पार्टी चल रही थी। नामगुंग और योना यहां से क्रोनल ड्रग जमा कर लेते हैं। फिर ये तीनों इंजन सेक्शन तक पहुंच जाता है। इंजन सेक्शन के सामने पहुंचकर कर्टिस खुद पर काबू खो देता है। वो दरवाजा पीटता है, तोड़ने की कोशिश करता है। नामगुंग उसे शांत करता है और अपनी जेब से दुनिया की आखिरी बची हुई सिगरेट उसे देता है। कर्टिस सिगरेट पीता है और अपना पास्ट उसे बताने लगता है। 18 साल पहले जब सब जम रहा था, हमें एक डिब्बे में ठूस दिया गया। 1000 लोग, 1 महीने तक न खाना न पानी। फिर लोग एक दूसरे को खाने लगे। कर्टिस की आवाज कांपती है, मैंने बच्चों का मांस खाया। मैंने एक माँ को मार दिया उसके बच्चे को खाने के लिए। तभी गिलियम ने मेरा हाथ से चाकू छीना और अपने हाथ का टुकड़ा काट कर हमें खिलाया। उसके बाद कई लोगों ने अपने हाथ पांव दे दिए ताकि बच्चों की जान बचे। उस दिन जिस बच्चे को मैं काटने वाला था वो एडगर था और इसीलिए मैं खुद से नफरत करता हूँ। और फिर कुछ महीनों बाद गार्ड्स ने उन्हें प्रोटीन बार देना शुरू कर दिया था। फिर कर्टिस नामगुंग को इंजन का दरवाजा खोलने को कहता है। नामगुंग कहता है, ये दरवाजा नहीं, हमें ट्रेन का बाहरी दरवाजा उड़ाना चाहिए। बर्फ पिघल रही है। मैं 10 साल से न्यू ईयर ब्रिज से वही प्लेन देखता हूँ। पहले उसका सिर दिखता था, अब पूरा जहाज दिख रहा है। मतलब बर्फ घट रही है। बाहर शायद जी सकते हैं। वो बताता है, क्रोनल सिर्फ ड्रग नहीं, हाईली एक्सप्लोसिव है। हमारे पास इतनी ज्यादा मात्रा में है कि पूरा बम बन जाएगा। दरवाजा उड़ाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। कर्टिस उसे पागल समझता है। ये सब नशे का असर है। तभी इंजन का दरवाजा खुलता है। विल्फर्ड की सेक्रेटरी आती है। वह नामगुंग को गोली मार देती है और कर्टिस को अंदर इंजन में ले जाती है। विल्फर्ड मुस्कुराकर कर्टिस का स्वागत करता है और कहता है, तुम 18 साल में पहले हो जो यहां तक पहुंचे। फिर वो सच खोलता है, ये मैसेज, ये बगावतें मैं ही कराता हूं। हर 5-10 साल में बगावत जरूरी है, जनसंख्या कंट्रोल के लिए, संसाधनों के बैलेंस के लिए। गिलियम मेरा पार्टनर था, मैंने उसके साथ समझौता किया था। इस बार तुम लोग हद से आगे बढ़े, इसलिए उसे मरना पड़ा। कर्टिस पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो मानना नहीं चाहता था कि गिलियम भी इस सब में शामिल था। विल्फर्ड आगे कहता है, ट्रेन में रिसोर्सेज सीमित हैं, लोग बढ़ते हैं, हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। गोली चलानी हो, बगावत करानी हो, बच्चों को लेना हो, बस इसलिए करना पड़ता है कि इंजन चलता रहे। इंजन रुका तो सब खत्म। फिर विल्फर्ड को कर्टिस एक ऑफर देता है, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझसे अब ये सब अकेले नहीं संभाला जाता है।
इंजन को नया मास्टर चाहिए, तुम बनो विल्फर्ड के उत्तराधिकारी। उधर योना बाहर आती है। नामगुंग जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन जब वो विल्फर्ड वाले सेक्शन में जाती है, अचानक उसे एहसास होता है यहाँ नीचे कुछ है। वो फर्श की टाइलें उखाड़ना शुरू करती है। तभी कर्टिस भी वहां पहुंच जाता है। नीचे जो दिखता है उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एक छोटा बच्चा टिम्मी और उसके साथ एक और बच्चा, दोनों को इंजन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स की तरह फंसाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीन के पुराने पार्ट्स टूट चुके थे, उनकी जगह बच्चों को ही पार्ट्स बना दिया गया था ताकि इंजन चलता रहे। कर्टिस के अंदर दबा इंसान, जो पिछले 18 साल से गिलियम के दिए हुए उस हाथ के टुकड़े का बोझ ढो रहा था, अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो विल्फर्ड पर टूट पड़ता है। उधर योना क्रोनल का बड़ा ढेर दरवाजे पर लगा देती है। उसे बस चाहिए थी एक माचिस। कर्टिस योना को माचिस देता है और साथ ही झुककर टिम्मी को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ इंजन की मशीनरी में फंसा देता है। योना आग लगा देती है। तेज धमाका होता है। तेज विस्फोट से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। डिब्बे टूट कर जाते हैं। इंजन की आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं और फिर चारों तरफ सन्नाटा। और फिर कुछ देर बाद धीरे से एक दरवाजा खुलता है। योना और टिम्मी जिंदा होते हैं। वे पहली बार धरती पर कदम रखते हैं। हवा ठंडी है, लेकिन अब काटती नहीं। दूर पहाड़ों से एक सफेद ध्रुवीय भालू उन्हें देखता है। मतलब साफ है, बाहर जिंदगी अब भी है। प्रकृति ने हार नहीं मानी और इंसानियत की कहानी अब ट्रेन के लोहे के डिब्बों से निकलकर फिर से इस धरती पर लिखी जा सकती है। स्नोपियर्सर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हमारी सोसाइटी का आईना है। जैसे ट्रेन में क्लास बांटे गए थे, वैसे ही बाहर की दुनिया भी बांटी हुई है। अमीरों की चमक धमक के पीछे गरीबों के हाथों की मेहनत और उनके हिस्से का अंधेरा छिपा है। पीछे वाले हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बेहतर जिंदगी की तलाश में, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आखिर तक बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। ये कहानी हमसे पूछती है, क्या सचमुच इंजन को बचाने के लिए हम इंसानियत, बच्चों और उम्मीद सब कुछ कुर्बान कर देंगे, या फिर एक दिन दरवाजा तोड़कर बाहर निकलेंगे और प्रकृति की गोद में नई शुरुआत करेंगे।